साल था 2017। भारत की राजधानी दिल्ली में मेहरा नाम का एक परिवार रहता था। ये परिवार रोहिणी सेक्टर 15 में रहता था। इस परिवार में 35 वर्षीय पंकज मेहरा अपनी 34 वर्षीय पत्नी प्रिया मेहरा और 2 साल के बेटे के साथ रहते थे। उनके बेटे का नाम नैश था। पंकज मेहरा और प्रिया मेहरा कॉलेज के दिनों से ही बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे के करीब थे। लेकिन समय के साथ साथ वे दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। कॉलेज खत्म होता है। कॉलेज के बाद उन्होंने लव मैरिज कर ली। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे और उनकी खुशी तब दोगुनी हो गई जब प्रिया ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। हालांकि जन्म के कुछ समय बाद ही किसी कारणवश दोनों बेटियों की डेथ हो जाती है। इस दुखद घटना के बाद प्रिया ने उनके बेटे नैश को जन्म दिया। 24 अक्टूबर 2017 की एक रात पंकज ने अपनी पत्नी प्रिया मेहरा को फ़ोन किया और उन्हें अपने रेस्टोरेंट आने के लिए कहा। दरअसल पंकज का खुद का एक रेस्टोरेंट था और उसने प्रिया को वहीं बुलाया था। उसने ये भी कहा था कि वे उस रात बाहर डिनर करेंगे, फिर लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे और उसके बाद गुरुद्वारा जाकर माथा टेकेंगे। ये प्लान सुनकर प्रिया मेहरा बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। कुछ देर बाद वे अपने 2 साल के बेटे के साथ रेस्टोरेंट पहुंच जाती हैं। करीब 11:30 पर उन्होंने डिनर किया। डिनर के बाद वो अपनी मारुति रिट्स कार में बैठकर लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते हैं। कार में प्रिया की गोद में उनका बेटा सोया हुआ था, जबकि कपल म्यूजिक सुनते हुए बातचीत करते हुए जा रहे थे। पंकज ने रात 12 बजे से लेकर लगभग 2:30 बजे तक ड्राइव किया। इसके बाद वे गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंचे। दिल्ली में स्थित गुरुद्वारा बंगला साहिब भारत के सबसे ज़्यादा प्रमुख सिख गुरुद्वारों में से एक है। पंकज और प्रिया वहां 1 घंटे तक रुके और फिर 25 अक्टूबर 2017 को सुबह 4 बजे वे वापस घर के लिए निकल पड़े। पंकज कार चला रहा था, जबकि उनकी पत्नी और बेटा वाहन में सोए हुए थे, क्योंकि उन्होंने पूरी रात नींद नहीं ली थी। उस समय सुबह के 4 बजे थे। बाहर अंधेरा था और आसपास का इलाका सुनसान था। उनका घर काफ़ी नज़दीक आ गया। कुछ देर बाद दिल्ली के हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास और रोहिणी जेल परिसर से ठीक पहले पंकज ने यू टर्न लिया। इस यू टर्न को लेते समय कुछ ऐसा हुआ जिसने पंकज को मजबूर कर दिया कि वो अपनी कार सीधे नज़दीकी अस्पताल की ओर मोड़ दे। अस्पताल जाते समय पंकज ने सुबह 4:20 पर पुलिस को भी कॉल किया। थोड़ी ही देर में पंकज ड्राइव करके हॉस्पिटल पहुंच गया, जो कि वहीं चौक पर स्थित था। हॉस्पिटल का नाम था सरोज हॉस्पिटल। पंकज ने अपने और प्रिया के परिवारों को भी इस हादसे की जानकारी दी। ये खबर सुनते ही दोनों परिवार घबरा गए और थोड़ी ही देर में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जब पंकज घायल अवस्था में प्रिया को हॉस्पिटल लाए, तब कोई भी डॉक्टर उन्हें देखने नहीं आया। डॉक्टरों ने पंकज से कहा कि जब तक पुलिस हॉस्पिटल नहीं पहुंचती वे कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर परिवार के सदस्य बहुत नाराज हो गए और हॉस्पिटल में हंगामा करने लगे। कुछ समय बाद पुलिस भी हॉस्पिटल पहुंच गई, लेकिन पुलिस के आने के बाद भी कोई डॉक्टर प्रिया का इलाज करने नहीं आया। दरअसल उस रात ड्यूटी पर कोई डॉक्टर मौजूद ही नहीं था। इन सभी कारणों की वजह से प्रिया मेहरा की मौत हो जाती है और उनका परिवार गहरे सदमे में डूब जाता है। उस समय पुलिस भी वहीं मौजूद थी। इस मामले में पुलिस के पास सिर्फ एक गवाह था और वे गवाह कोई और नहीं बल्कि खुद पंकज मेहरा था। इसके बाद पंकज मेहरा ने मीडिया को भी हॉस्पिटल बुला लिया और फिर पुलिस ने पंकज से पूछताछ शुरू की ताकि घटना की पूरी इन्फॉर्मेशन ली जा सके। पंकज मेहरा ने पुलिस को बताया कि 25 अक्टूबर 2017 की सुबह 4 बजे वे अपनी पत्नी और बेटे के साथ गुरुद्वारा बंगला साहिब से घर लौट रहे थे और खुद गाड़ी पंकज ही चला रहा था। उनकी पत्नी और बच्चा उनके पास वाली सीट पर बैठे थे। पंकज ने आगे बताया कि रास्ते में उन्होंने यू टर्न लेने के लिए कार को थोड़ा धीमा किया। उसी समय एक लाल रंग की मारुति स्विफ्ट कार तेजी से पीछे से आई, उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया और सामने आकर रुक गई। उस कार से एक आदमी उतरा जो बहुत गुस्से में लग रहा था। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी और वह धीरे धीरे उनकी कार की तरफ बढ़ने लगा। जब वह उनकी कार तक पहुंचा तो उसने ड्राइवर साइड का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। ये सब देखकर पंकज बहुत डर गए। हालांकि पंकज ने ड्राइवर साइड का दरवाज़ा अंदर से लॉक किया हुआ था, इसलिए वे आदमी उसे खोल नहीं सका। इसके बाद उस आदमी ने पिस्तौल से खिड़की तोड़ने की कोशिश की और फिर मुक्का मारकर शीशा तोड़ दिया।
आवाज़ सुनकर पंकज की पत्नी और बच्चा जाग गए क्योंकि वो उस सीट पर बैठे हुए सो रहे थे। फिर उस आदमी ने पंकज मेहरा की तरफ पिस्तौल तान दी और ये देखकर प्रिया बहुत ज़्यादा डर गई। पंकज ने विरोध करने की कोशिश की और उस आदमी की पिस्तौल को पकड़ लिया, जिससे कि उनमें आपस में धक्का मुक्की शुरू हो गई, छीनाछानी शुरू हो गई। इसी दौरान एक गोली चली जो प्रिया मेहरा के गले में लगी। फिर उस आदमी ने दूसरी गोली चलाई जो प्रिया की आंख के पास माथे में लगी। हालांकि जब उसने तीसरी बार गोली चलाने की कोशिश की तो गोली पिस्तौल में ही फंस गई। इसके बाद उस आदमी ने पंकज से हाथापाई भी की और फिर थोड़ी ही देर में मौके से फरार हो गया। जैसे ही मीडिया वहां पहुंचा, ये घटना पूरी वायरल हो गई। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में एक 30 वर्षीय महिला की कार में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी जब वो अपने पति और बेटे के साथ ड्राइव कर रहे थे। प्रिया मेहरा के पोस्टमार्टम के बाद पुलिस को रिपोर्ट से पता चला कि उन्हें गले और आंख के पास गोली लगी थी। इन गोली के घावों के अलावा उनके शरीर पर कोई और चोट नहीं पाई गई। घटना के बारे में जानने के बाद पुलिस ने पंकज मेहरा से पूछा कि क्या उनकी किसी से दुश्मनी थी या किसी पर शक था कि ऐसा क्यों हुआ। इस पर पंकज ने बताया कि उन्होंने शुरुआत में कपड़ों का कारोबार शुरू किया था, लेकिन वे सफल नहीं रहा, इसलिए उन्होंने रेस्टोरेंट खोलने का निर्णय लिया। शुरुआत में रेस्टोरेंट अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे नुकसान होने लगा। आखिर में बिजनेस बंद होने की कगार पर पहुंच गया, मतलब रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर पहुंच गया और अब उन्हें कुछ शाहूकारों से पैसा उधार लेना पड़ा। दरअसल हरियाणा राज्य में सोनीपत शहर है जो बड़े पैमाने पर साइकिल निर्माण के लिए जाना जाता है। वहीं कुछ शाहूकार रहते हैं जो ऊंची ब्याज दर पर किसी को भी पैसा उधार देते हैं। पंकज का किसी तरह उनसे संपर्क हुआ और उन्होंने उनसे 5 लाख रुपए उधार लिए। भारी ब्याज दर पर उन्होंने सोचा कि इस पैसे को बिजनेस में लगाकर लाभ कमाया जा सकेगा, लेकिन ये रकम भी उनका बिजनेस नहीं बचा सकी और वे कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गए। इस वजह से ब्याज लगातार बढ़ता गया और कुल रकम 40 लाख रुपए तक पहुंच गई। अब शाहूकार अपना पैसा वापस चाहते थे, लेकिन पंकज उसे चुकाने की हालत में नहीं था। शाहूकारों ने पंकज को धमकाना शुरू किया कि या तो वो पैसा लौटाए या फिर अंजाम भुगतने को तैयार रहे। यहाँ तक कि अक्टूबर 2017 की शुरुआत में उन शाहूकारों में से 2 पंकज के घर तक पहुंच गए, लेकिन उनको पंकज घर पर नहीं मिला और उन्होंने पंकज के परिवार को कहा कि पंकज को बता देना कि अगर उसने पैसे वापस नहीं किए तो परिणाम बुरे होंगे। यही कारण था कि प्रिया की हत्या के बाद पंकज का पहला शक उन्हीं शाहूकारों पर जाता है जिनसे उन्होंने कर्ज लिया था। इसके अलावा हमलावरों द्वारा इस्तेमाल की गई लाल स्विफ्ट कार पर हरियाणा का नंबर प्लेट था। पंकज ने पुलिस को ये भी बताया कि हमलावर शायद उसे मारने आए थे, लेकिन हाथापाई के दौरान गोलीबारी हुई और 2 गोलियां प्रिया को लग गई। उन्होंने आगे बताया कि तीसरी गोली भी चली थी, लेकिन वे पिस्तौल में फंस गई। इन सब कारणों से पंकज ने शक के घेरे में उन 3 शाहूकारों के नाम बताए और उनके नाम पुलिस को दे दिए। इसके बाद दिल्ली पुलिस हरियाणा के सोनीपत शहर पहुंची ताकि उन शाहूकारों की तलाश की जा सके। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उन शाहूकारों को पहले ही पता चल गया था कि जिस आदमी को उन्होंने कर्ज दिया था अब उसकी पत्नी की हत्या में उनका नाम आ रहा है और इल्ज़ाम उन पर ही लग सकता है। दरअसल पंकज अपनी सभी बातें न्यूज़ चैनलों को बता रहे थे और शाहूकारों ने ये सब देख लिया होगा। इसी वजह से पुलिस द्वारा की गई पूरी छानबीन के बावजूद वे शाहूकार पकड़ में नहीं आए। पुलिस ने ये भी जांचा कि हरियाणा नंबर प्लेट वाली कितनी गाड़ियां हरियाणा और दिल्ली के टोल प्लाजा से होकर गुजरी थीं, लेकिन वहां से भी कोई सफलता हासिल नहीं हुई। इस बीच 26 अक्टूबर की सुबह पंकज ने प्रिया मेहरा का पोस्टमार्टम करवाया और दोपहर तक उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। लेकिन जल्द ही मामले में जांच कर रहे अधिकारी को कुछ बातों पर शक हुआ। यदि शाहूकारों ने पंकज को पैसा उधार दिया था तो वो उसे मारने की कोशिश क्यों करेंगे? आखिर अगर कोई किसी को कर्ज देता है तो वे जानबूझकर उसे नुकसान क्यों पहुंचाएगा? सच तो ये है कि अगर पंकज को कुछ हो जाता तो शाहूकार ना तो केवल अपना पैसा खो बैठते बल्कि कानूनी परेशानी में भी फंस जाते। इसलिए पुलिस को ये लगने लगा कि हो सकता है शाहूकार केवल डराने धमकाने के इरादे से आए हों, लेकिन मारने की मंशा उनकी नहीं थी।
इसलिए पुलिस का मानना था कि शायद पंकज ने गलत समझा और हमलावर कोई शाहूकार नहीं बल्कि लुटेरे थे, क्योंकि रात 1 से 4 बजे के बीच आमतौर पर सड़कों पर चोर उचक्के होते हैं। ये एक मजबूत संभावना थी कि कुछ लुटेरों ने उनकी कार को ओवरटेक करके लूटने की कोशिश की हो। पुलिस ने इस दिशा में भी जांच शुरू की और पहला कदम था सरोज हॉस्पिटल के स्टाफ से बात करना, क्योंकि वही लोग सबसे पहले प्रिया की डेड बॉडी को देख पाए। लेकिन हॉस्पिटल के कर्मचारियों के अनुसार जब प्रिया को हॉस्पिटल लाया गया तब उनके पास से कोई भी कीमती सामान या नकद गायब नहीं था, और जब पंकज कार लेकर हॉस्पिटल पहुंचा तब प्रिया का मोबाइल और पर्स भी गाड़ी में ही था। अब तक दिल्ली पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए कई टीमें बना दी। एक टीम शाहूकारों की तलाश में लगी हुई थी, तो दूसरी टीम को जिम्मेदारी दी गई थी कि वे उस पूरे रूट के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करें जिस पर पंकज और प्रिया 25 अक्टूबर की सुबह चले थे। इस दौरान पुलिस की एक टीम पंकज मेहरा को उस जगह लेकर गई जहां प्रिया को गोली मारी गई थी। वहां पुलिस ने उस सड़क के किनारे मौजूद दुकानदारों और स्थानीय निवासियों से बात की। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने गोली चलने की आवाज़ें सुनी और एक आदमी की चीख सुनी थी, लेकिन किसी ने घटना को क्लियरली आंखों से नहीं देखा था। इसके बाद पुलिस ने आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरास की फुटेज इकट्ठा करनी शुरू की। 25 अक्टूबर की सुबह करीब 4 बजे के आसपास की फुटेज को पुलिस ने टाइमलाइन के अनुसार देखना शुरू किया। दुर्भाग्यवश कोई भी कैमरा उस एंगल पर नहीं था जिससे अपराध होते हुए कैद हो पाता। इसके बाद पुलिस ने फैसला किया कि पंकज के साथ मिलकर क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाए, क्योंकि अक्सर क्राइम सीन को दोबारा रचना मामले की तह तक पहुंचने में मदद करता है। 26 अक्टूबर की सुबह पुलिस ने पंकज के साथ अपनी जांच की शुरुआत बंगला साहिब गुरुद्वारे से की। इस दौरान पुलिस ने उन छोटे छोटे एक्सप्लेनेशंस पर ध्यान दिया कि पंकज ने अपनी कार से कौन कौन से रास्ते लिए, उसकी गाड़ी की गति क्या थी और रास्ते में वे कहाँ कहाँ रुका। लेकिन यहाँ भी पुलिस को कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने पंकज मेहरा के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड की जांच की और पंकज और प्रिया के परिवार वालों से बातचीत की। इन बातचीतों के दौरान उन्हें पंकज की निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें पता चली। उदाहरण के लिए प्रिया के पेरेंट्स ने बताया कि कपल के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे और वे अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते थे। पुलिस ने फिर ये जानने की कोशिश की कि ये झगड़े किस बात को लेकर होते थे। उन्हें बताया गया था कि पंकज आमतौर पर रात 12 बजे के आसपास अपना रेस्टोरेंट बंद करता था, लेकिन उसके बावजूद वे अक्सर रात को घर नहीं लौटता था। इसी दौरान प्रिया को शक होने लगा कि पंकज का किसी और औरत से अफेयर चल रहा है, और ये शक सही भी निकला, क्योंकि पंकज का अफेयर आयशा नाम की एक सिंगर से चल रहा था जो उसके रेस्टोरेंट में परफॉर्म करती थी, और ये सब उसकी शादी के बाद भी जारी रहा। पुलिस को पंकज के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि हो गई, जिसमें ये साफ था कि वे आयशा से घंटों बात करता था। धीरे धीरे प्रिया को भी इस बारे में पता चल गया और उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे। समय के साथ ये झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ गए कि कई बार तो गंभीर लड़ाई का रूप ले लेते थे। इन सब के बावजूद प्रिया ने ये बातें कभी खुलकर किसी से नहीं कहीं, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स से भी नहीं। लेकिन जब पंकज ने अपना व्यवहार नहीं बदला तो एक बार प्रिया कुछ सामान लेकर अपने मायके चली गई। इस बीच जो पुलिस टीम क्राइम सीन को रिक्रिएट करने का काम कर रही थी, वे अपने काम में लगातार लगी हुई थी। उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें एक ऐसा सीसीटीवी कैमरा मिला जिसने प्रिया मेहरा की हत्या की पूरी घटना को रिकॉर्ड किया। ये कैमरा घटनास्थल से कुछ दूर पर स्थित एक मेडिकल स्टोर में लगा हुआ था। पंकज ने ये स्थान बताया था। उसके आधार पर पुलिस ने दुकान के मालिक से 25 अक्टूबर की सुबह 4 बजे के आसपास की फुटेज मांगी। फुटेज मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे अपनी तकनीकी टीम को विश्लेषण के लिए सौंप दिया। अब यहाँ पुलिस को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वह यू टर्न वाला रास्ता उस सीसीटीवी कैमरे में साफ नज़र आ रहा था। इसके अलावा पुलिस ने पंकज मेहरा की मारुति स्विफ्ट कार को भी फुटेज में देख लिया, और जब उन्होंने हर सेकंड को ध्यान से देखना शुरू किया तो सच्चाई सामने आखिर आ ही गई। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि पंकज अपनी कार की यू टर्न की दिशा में चल रहा था, लेकिन यू टर्न लेने से ठीक पहले उसने अपनी कार बीच सड़क पर रोक दी। कार लगभग 1 मिनट 40 सेकंड यानी करीब 100 सेकंड तक वहीं खड़ी रही, और फिर पंकज ने कार को वहां से आगे बढ़ा दिया। हालांकि पुलिस ने उस समय से पहले और बाद की फुटेज को दर्जनों बार देखा,
लेकिन उसमें पंकज की कार के अलावा कोई और गाड़ी दिखाई ही नहीं दी। सीसीटीवी फुटेज में बस इतना ही दिखाई दिया कि पंकज की अपनी कार कुछ सेकंड के लिए बीच सड़क पर रुकी और फिर पंकज खुद ही उसे लेकर आगे बढ़ गया। इस समय तक पुलिस ये पुष्टि कर चुकी थी कि पंकज की कार के पहले और बाद में उस सड़क से कोई और वाहन तो नहीं गुजरा था, जबकि पंकज ने अपने बयान में दावा किया था कि एक लाल रंग की हरियाणा नंबर प्लेट वाली कार ने उसकी गाड़ी को ओवरटेक किया था। लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कई बार देखने के बाद भी कोई ऐसी कार नहीं देखी जो पंकज की कार को ओवरटेक कर रही हो। अब सीसीटीवी फुटेज में जो कहानी सामने आ रही थी वे पंकज के बयान से बिल्कुल उलट थी। अब सवाल ये था कि आखिर पंकज ने यू टर्न से पहले खुद ही अपनी गाड़ी को क्यों रोका और उसने पुलिस को झूठा बयान क्यों दिया। सच्चाई जानने के लिए शालीमार बाग पुलिस ने 26 अक्टूबर की दोपहर पंकज मेहरा को थाने में बुलाया। पंकज को लगा कि पुलिस ने उसे सामान्य पूछताछ के लिए बुलाया है, इसलिए वे थाने में आ गया। लेकिन पुलिस का पहला सवाल ही सीधा था, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? गाड़ी तुमने खुद यू टर्न से पहले रोकी थी, कोई स्विफ्ट कार नहीं आई। फिर भी पंकज अपनी कहानी पर अड़ा रहा। वे पुलिस को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी कार को सच में एक लाल स्विफ्ट ने ओवरटेक किया था और उस कार से एक आदमी उतरा जिसने उसकी पत्नी को गोली मार दी। लेकिन इस बार पुलिस ने उसे मेडिकल स्टोर से मिली वे सीसीटीवी फुटेज दिखाई, जिसमें पंकज खुद ही अपनी कार बीच सड़क पर रोकते हुए नजर आ रहा था। ये देखकर पंकज घबरा गया और पुलिस के सामने रो पड़ा। फिर उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि प्रिया का मर्डर उसी ने किया था। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान उसने जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन इसके बाद भी पुलिस के पास एक और बड़ा सवाल था, तुमने अपनी पत्नी प्रिया के साथ इतना घिनौना काम क्यों किया? आखिर हत्या की वजह क्या थी? इस पर पंकज ने पूरी कहानी बताई। असल में पंकज ने पहले कपड़ों का बिजनेस शुरू किया था, लेकिन उससे उसे बड़ा नुकसान हुआ। इसके बाद पंकज नए नए आइडियाज सोचता रहा और लास्ट में उसने एक कॉफ़ी कैफ़े या रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया। उसे अपने घर के पास रेस्टोरेंट खोलने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई और उसने वहाँ रेस्टोरेंट खोलने की योजना बनाई। लेकिन उसके पास रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए इनफ मनी नहीं थी, पर्याप्त पैसे नहीं थे। इसलिए उसने अपने ससुराल वालों यानी प्रिया के पेरेंट्स से मदद मांगी। प्रिया के पेरेंट्स ने पंकज पर पूरा भरोसा जताया और उसे पैसे दे दिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि हर किसी को ज़िंदगी में दूसरा मौका मिलना चाहिए, और पंकज को भी उन्होंने ये मौका दिया। लेकिन पंकज की किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया और ये कारोबार भी ठीक से नहीं चला। शुरुआत से ही ग्राहकों की संख्या बहुत कम थी। रेस्टोरेंट में नियमित और बार बार आने वाले ग्राहक बढ़ाने के लिए प्रिया ने पंकज को सुझाव दिया कि उन्हें लाइव म्यूजिक की सुविधा देनी चाहिए और इसके लिए एक सिंगर को हायर करना चाहिए। ये आइडिया रेस्टोरेंट का माहौल पूरी तरह बदल सकता था और ग्राहकों को खाने के लिए एक नया अनुभव मिलता। पंकज को प्रिया का ये सुझाव बहुत पसंद आया और उसने लाइव गाना गाने के लिए किसी सिंगर की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान उनकी मुलाकात आयशा नाम की एक लड़की फीमेल सिंगर से हुई। आयशा भी अपने जीवन में संघर्ष कर रही थी, इसलिए उसकी फीस ज़्यादा नहीं थी। यही वजह थी कि वे पंकज बजट में फिट बैठती थी। लेकिन आयशा भी पंकज के डूबते कारोबार को नहीं बचा सकी और लाइव सिंगिंग के बावजूद ग्राहकों की संख्या में खास बढ़ोतरी नहीं हुई। जल्द ही पंकज के पास पैसों की कमी होने लगी और कारोबार चलाने के लिए उसने हरियाणा के सोनीपत शहर में रहने वाले 3 लोगों से 5 लाख रुपए उधार लिए। लेकिन ये रकम पंकज ने उन लोगों से ली थी जो सीमित समय में भारी ब्याज पर पैसा उधार देते। अमेरिकी डॉलर में ये राशि लगभग $5,850 थे। इसका मतलब ये हुआ कि पंकज ने यहाँ भी एक बड़ा जोखिम उठाया, जिसमें उसे बहुत कम समय में पैसा लौटाना था, नहीं तो ब्याज बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता। दिल में एक आखिरी उम्मीद लेकर पंकज ने वे 5 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगा दिए। समय बीतता गया, लेकिन पंकज को उस निवेश से बहुत कम मुनाफा मिलता और रिजल्ट ये था कि 5 लाख रुपए के कर्ज पर ब्याज बढ़ते बढ़ते 40 लाख हो गया। यानी जो रकम $5,850 थी वे बढ़कर लगभग $46,750 हो गई। समय के साथ साथ शाहूकारों ने भी पैसा वापस मांगना शुरू किया। पंकज उन्हें बार बार कहता रहा कि वे धीरे धीरे उनका पैसा लौटा देगा और उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फाइनली वे लोग पंकज के घर तक पहुंच गए और वहां हंगामा करने लगे। इस समय तक पंकज पूरी तरह से कर्ज में
डूब चुका था। इसी बीच पंकज का अफेयर शुरू हो गया आयशा से, जो कि उसके रेस्टोरेंट में गाना गाती थी। हैरानी की बात यह है कि इस समय तक पंकज का एक बेटा भी था। उसका करियर गिरावट पर था और उसके दोनों ही बिजनेसेस जो उसने शुरू करने की कोशिश की थी, जो उसने चलाने की कोशिश की थी, वो फेल हो चुके थे और वे कर्ज के दबाव में था। इसके बावजूद उसने इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर आयशा से अफेयर कर लिया। प्रिया के पेरेंट्स के अनुसार इससे पहले भी पंकज की लगभग 6 गर्लफ्रेंड्स रह चुकी थी। अब तकनीकी रूप से देखा जाए तो अगर पंकज चाहता तो प्रिया को तलाक देकर किसी और के साथ शादी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वजह ये थी कि प्रिया के पेरेंट्स ने मुश्किल वक्त में उसकी आर्थिक मदद की थी। अगर पंकज प्रिया को तलाक देता तो उसे उनके दिए हुए 4 लाख रुपए लौटाने पड़ते और उस समय पंकज की ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वह सारी रकम चुका सके। तभी उसके मन में एक खतरनाक ख्याल आया कि अगर प्रिया रास्ते से हट जाती है तो वे अपनी ज़िंदगी खुलकर जी सकता है। उसने सोचना शुरू किया कि वे कब और कैसे प्रिया को मार सकता है। तभी उसके दिमाग में एक योजना बनी कि वे प्रिया को देर रात कार में लॉन्ग ड्राइव के बहाने ले जाएगा और वहां उसकी हत्या करेगा और फिर इस हत्या का पूरा इल्जाम शाहूकारों पर डाल देगा। दरअसल हर कोई जानता था कि शाहूकार पंकज और उसके परिवार को धमका रहे थे। इसी वजह से सभी की नज़रों में हत्या का दोष शाहूकारों पर ही जाता था। अगर पंकज प्रिया की हत्या में सफल हो जाता तो उसे प्रिया के पेरेंट्स से लिया हुआ पैसा भी लौटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी पंकज एक तीर से 3 निशाना साधने की कोशिश कर रहा था। इस योजना में उसकी पत्नी रास्ते से हट जाती और वह जब चाहे तब आयशा के साथ रह सकता था। दूसरा फ़ायदा ये था कि प्रिया की मौत के बाद उसे उसके परिवार को पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं थी और अगर योजना सफल रहती तो वे उन शाहूकारों से भी छुटकारा पा सकता था। इसके बाद पंकज मेहरा ने अपनी पत्नी प्रिया मेहरा की हत्या की पूरी साजिश रचनी शुरू की। जब पंकज ने हत्या की पूरी योजना बना ली तो सबसे पहले उसने अपने दोस्त मोनू से एक पिस्तौल खरीदी। उसके बाद उसने अपने घर के आसपास कई जगहों पर जाकर देखा कि कहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ। इस खोज के दौरान उसकी नज़र हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास वाले यू टर्न वाले रास्ते पर पड़ी, जिससे वो पहले से ही अच्छी तरह जानता था। फिर पंकज मेहरा ने प्रिया की हत्या का सही समय भी तय किया। उसके बाद क्या हुआ आप पहले ही जानते हैं। पंकज प्रिया को लॉन्ग ड्राइव पर ले गया और गुरुद्वारा भी गया। इसके बाद उसने हत्या की एक झूठी कहानी बनाई और एक लाल स्विफ्ट कार ने उन्हें ओवरटेक किया और उस लाल स्विफ्ट कार से ही एक आदमी उतरकर प्रिया को गोली मार। ये सारी झूठी कहानी उसने पुलिस को बाद में बताई। लेकिन पंकज के बयान में जो एकमात्र सच्चाई थी वो ये थी कि उस समय उसकी पत्नी प्रिया और उसका बेटा कार में सो रहे थे। उसी पल का फायदा उठाते हुए पंकज ने पिस्तौल निकाली और 2 गोलियां चलाकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर अपनी ही कार की खिड़की तोड़ दी। अपनी कहानी को और विश्वसनीय बनाने के लिए पंकज ने ये बात जोड़ी कि तीसरी गोली पिस्तौल में फंस गई। यानी शुरू से ही पंकज की पूरी कहानी का झूठ यही था कि प्रिया को किसी और ने गोली मारी, जबकि असलियत में सब कुछ उसी ने किया था। खैर, ये सब जानने के बाद पुलिस ने पंकज को गिरफ्तार कर लिया और सिर्फ 36 घंटों में इस केस को सुलझा लिया। इसके बाद पुलिस ने पंकज को जिला अदालत में पेश किया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए और सबूत इकट्ठा करने की कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि इस मामले में सबसे अहम सबूत वह पिस्तौल थी जिससे प्रिया की हत्या की गई थी। पूछताछ के दौरान पंकज ने बताया कि उसने वे पिस्तौल रास्ते में फेंक दी थी। पुलिस ने पंकज द्वारा बताए गए स्थान पर गहन तलाशी ली, लेकिन आज तक वे पिस्तौल नहीं मिली। फिर भी बाकी लोगों की भूमिका और सबूतों की खोज के लिए पुलिस ने 11 अलग अलग टीमें गठित की। इन टीमों में से एक ने मोनू को पकड़ लिया, जिसने पंकज को पिस्तौल दिलाने में मदद की। दूसरी टीम ने आयशा को भी खोज निकाला, जो पंकज के रेस्टोरेंट में गाना गाया करती थी, और उसे अदालत में पेश किया। तब ये बात सामने आई कि पंकज और आयशा सच में एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। लेकिन अदालत में ये भी साफ हो गया कि आयशा को ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि पंकज उसके लिए इतना घिनौना कदम उठा सकता है कि वे पत्नी तक की हत्या कर देगा। अपने कर्ज और अवैध संबंधों के कारण पंकज मेहरा ने न केवल प्रिया की जिंदगी बर्बाद की, बल्कि अपनी भी की, और साथ ही साथ अपने 2 साल के बेटे की भी ज़िंदगी उसने तबाह कर दी और उसकी सारी खुशियां छीन ली, जो उस समय बोलना भी ठीक से शुरू नहीं कर पाया था।
लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब उस बच्चे की मां की हत्या हुई तब वही बच्चा इस हत्या का एकमात्र चश्मदीद गवाह था और उस समय उसकी उम्र सिर्फ 2 साल थी। फिलहाल प्रिया का बेटा अपने ननिहाल में अपने नाना नानी और मामा मामी के साथ रहता है। वे सभी आज भी उसकी बहुत अच्छी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन प्रिया के पेरेंट्स अब भी अपनी बेटी के हत्यारे के लिए सबसे कड़ी सज़ा चाहते हैं, या तो फांसी की सज़ा या आजीवन कारावास की सज़ा, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो अगर इस केस में भविष्य में कोई नई जानकारी सामने आती है तो हम उसे ज़रूर आपके साथ साझा करेंगे। तो इसी के साथ प्रिया मेहरा मर्डर केस यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार आपसे मैं मिलूंगी किसी और कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा।